साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप और युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत हित लाभ और प्रोत्साहन राशि वितरित की है। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक से सहायता राशि जारी कर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार निवेश, निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और मार्च 2026 तक सभी लंबित सब्सिडी भुगतान पूरे करने की बात भी कही गई है। तो एमएसएमई कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन था। सिंगल क्लिक में एमएसएमई के जो तमाम लाभार्थी हैं उनको कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है, कैसे बड़ी सौगात दी जा सकती है, उसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एमएसएमई सेक्टर में तमाम ऐसे वंचित लोग हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें जोड़ा गया, युवाओं को रोजगार। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो उस दौरान की तस्वीरें आप तक साझा कर रही हैं, जहां एमएसएमई के सेक्टर के माध्यम से कई लोगों को, युवाओं को चेक भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। सिंगल क्लिक से एमएसएमई लाभ वितरित यहां पर किया गया है। कई लोगों को लाभ मिला है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बात की जानकारी दी है कि एमएसएमई सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ योगदान यहां पर किया जा रहा है। राज्य के साथ, राज्य के युवाओं के लिए, युवाओं के साथ नवोद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य देश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही कुंडा में जल्द ही भव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उन्हें कथा वाचन के लिए सादर आमंत्रित किया गया। इस दौरान धार्मिक और सामाजिक विषयों पर भी गहनता से चर्चा की गई। बागेश्वर सरकार के कुंडा आगमन और श्री राम कथा को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ दिग्गजों की तरफ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मुलाकात की गई, उनकी कथा को भी सुना गया। बागेश्वर सरकार अब श्री राम कथा सुनाएंगे, जिसका आयोजन किया जा रहा है। जब यहां पर पहुंचे तो माहौल भक्तिमय दिखाई दिया। श्रद्धालुओं में, लोगों में खासा उत्साह यहां पर दिखाई दिया, जिसके चलते अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को यहां पर सुनने के लिए लोग आतुर हैं और लगातार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजा भैया के साथ कुछ लोग और भी पहुंचे, जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समक्ष मुलाकात की और ऐसे में कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की गई है और काफी देर तक ये मुलाकात का सिलसिला देखने को मिला। तस्वीरें भी उसी दौरान की है जब श्री राम कथा को लेकर यहां पर चर्चा गहनता के साथ होती हुई नजर आई है और कुंडा में भव्य कथा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। बागेश्वर सरकार अब श्री राम कथा सुनाएंगे। लोगों में, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्री राम कथा को लेकर ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारी धरातल पर की जा रही है कि जब राम कथा का यहां पर आयोजन हो तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसी तस्वीर न देखने को मिल पाए जो लापरवाही की भेंट चढ़े। और ऐसे में आयोजन को लेकर लगभग सभी तैयारी, सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है और बाकायदा पूरा रूट मैप तैयार कर दिया गया है कि जब कार्यक्रम का आयोजन होगा और श्री राम कथा की शुरुआत होगी, इसका आगाज होगा, तो किस तरह से तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुंडा में जो भव्य कथा महोत्सव होने जा रहा है, उससे पहले की तस्वीर आप तक साझा कर रही हैं, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से मुलाकात करते हुए राजा भैया और तमाम ये दिग्गज नजर आए हैं और ऐसे में उनसे काफी देर तक बातचीत की गई है। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होती हुई नजर आई है। तो बागेश्वर सरकार अब श्री राम कथा सुनाएंगे, जिसका बेसब्री के साथ कुंडा वासी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भव्य कथा महोत्सव को लेकर सुरक्षा की दृष्टि में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, उसका जिक्र करते हुए नजर आए।
अगली खबर, निवाड़ी में रेबीज वैक्सीन की कमी को लेकर एक वीडियो सामने आया है। युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया है कि कुत्ते के काटने के बाद उन्हें समय पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिल पाया क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अब वीडियो में उन्होंने चिकित्सालय पर्ची भी दिखाई है जिस पर वैक्सीन उपलब्ध न होने का उल्लेख दर्ज है। अब इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओरछा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सूर्य प्रताप पवैया ने स्वीकार किया है कि वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में रेबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और पिछले कुछ समय से लगातार कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि सरकार की तरफ से प्रशासनिक अमले की तरफ से हिदायत और सख्त लहजे में चेतावनी दी गई थी कि हर सामुदायिक केंद्र में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, रेबीज का इंजेक्शन होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी इस तरह का केस सामने आता है तो किसी की जान माल को नुकसान ना हो, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट मोड पे रहे। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर बकायदा इस बात की जानकारी एक शख्स की तरफ से दी गई कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा और उसे कुत्ते ने काटा, लेकिन कुत्ते के काटने का जो इंजेक्शन था, जो रेबीज का इंजेक्शन था, वो वहां पर नहीं मिल पाया और ऐसे में समय पर नहीं मिला। उसके पीछे की वजह ये रही कि जो तमाम जो डॉक्टर या स्टाफ कर्मी है उनकी तरफ से बताया गया कि रेबीज का इंजेक्शन का जो स्टॉक है वो उनके पास खत्म हो चुका है। अब ऐसे में चाहे ये हीला हवाली रही या लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की रही, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर लगातार प्रशासनिक अमला संज्ञान ले रहा है और जल्द ही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। तो स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने कमी स्वीकार भी की है कि वहां पर कोई भी रेबीज वैक्सीन नहीं है। वो मरीज जो है पहली बार अपने पास 8 तारीख को आया था, उसको डॉग वाइट था। उसके बाद जो रूटीन के इंजेक्शन चलते हैं डॉग वाइट के, उस हिसाब से उसको लिखा गया। तो नेक्स्ट डे उसकी 3 दिन बाद 11 तारीख को थी, पर वो 11 को जब आया तो अपने पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर थे, जिस कारण जो वैक्सीन पर स्टार्ट हुआ और जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए ऊपर डिमांड करी गई है, लेकिन कोल्ड चेन प्रभावित होने की वजह से उधर से ही नहीं आया है, टीकमगढ़ से आता है। मैं अस्पताल गया था, आज मेरी 11 तारीख को डोज थी, रेबीज की दूसरी डोज लगनी थी, तो 11 तारीख से नहीं मिल पा रही थी। आज मैं फिर पता करने गया तो उन्होंने बताया कि अभी भी अवेलेबल नहीं है और इसके साथ में उनके बड़े अधिकारी भी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि निवाड़ी चले जाओ, टीकमगढ़ चले जाओ। जब जिला में अवेलेबल नहीं है तो मैं कहाँ पे जाऊँ? और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जब ओरछा में बना हुआ है तो यहाँ पे जब पहली लग गई है तो दूसरी भी लगनी चाहिए। अन्य भी लोग वेटिंग के लिए खड़े हुए थे तो उनको भी वो वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि आज 8 के बाद 3 दिन का वेट करना है। साथ ही छतरपुर में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस को अब जाकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के दोनों आरोपी 2 साल से फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने अब जाकर गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि नगर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व पर पुलिस टीम की लगातार दबिश चल रही थी। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय कार्यवाही के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देश पर चल रहे न्याय पथ अभियान के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। तो 2 साल बाद पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पर 2 साल पुराने दुष्कर्म मामले के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में लंबे समय से तलाश की जा रही थी आरोपियों की, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अब जाकर गिरफ्तारी की है। और ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 2 साल तक पुलिस को आखिर ये आरोपी मिले कैसे, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद जेल की सलाखों के पीछे उनको भेज दिया गया है। देर से सही, लेकिन अब जाकर पुलिस के हाथ ये जो बड़ी सफलता लगी है, उसके बाद यहां पर छतरपुर पुलिस का ये कहना कि इस पूरे मामले पर जल्द ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी तरह का सख्त और ठोस कदम यहां पर उठाया जा सके। तो देखिए, 2 साल पुराने दुष्कर्म का ये मामला बताया जा रहा था, जहां पर ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। दोनों आरोपी 2 साल से फरार चल रहे थे। 2024 में दुष्कर्म हुआ था, जिस पर से अपराध 287/24 पंजीबद्ध किया गया था। धारा 64, 351, 270 BNS का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें रमेश यादव पड़रई और मनोज यादव टपरिया के लंबे समय से फरार चल रहे थे। तकरीबन अपराध 2 साल पुराना है, जिनको कल गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया है।
अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर बुरहानपुर भूसावल से इटारसी के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का गति देने के लिए रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी पर ग्राम चिंचाला में रेल भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही कार्रवाई के दौरान रेल भूमि की जद में आ रहे करीब 17 मकानों को बुलडोजर के तहत जमींदोज कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक संबंधित परिवारों को लगभग 2 महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। संभावित विरोध और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और लालबाग थाना पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ और सीएसपी गौरव पाटिल सहित रेलवे प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी करते रहे। अधिकारियों का कहना कि भूसावल इटारसी रेलखंड से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और उसी के चलते 17 मकानों पर प्रशासनिक अमले का यह बुलडोजर चला है, जहां 17 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अब बात देवास की करते हैं, जहां देवास के जिनवानी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में 6 से 7 वनकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जबकि शासकीय वाहन और जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बताते चले कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले में शामिल लोगों की पहचान भी इस दौरान की जा रही है। तो पुलिस और वन कर्मियों पर पथराव किसने किया अभी अज्ञात है और पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमलावरों की पहचान में इस वक्त पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जहां आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी और ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर नहीं यहां पर देखने को मिल पाया है, जिसके तहत अब ग्रामीणों की पहचान की जा रही है कि आखिर पथराव किसने किया, हमला किसने किया टीम के ऊपर, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं भिंड की, जहां पुलिस को अवैध रूप से संचालित हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। 10 अवैध कट्टों के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। आरोपी पड़ोसियों को हथियार बनाने की भनक ना लगे इसलिए तेज आवाज में गाना बजाकर अवैध तरीके से हथियार बनाया करते थे। आरोपियों पर डकैती की योजना, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत कई अपराधों के लिए मुकदमे पहले से ही दर्ज किए गए हैं। आरोपी 15 से 20 हजार में कट्टे बेचा करते थे। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत ने कार्रवाई का मार्गदर्शन में पूरी कार्रवाई हुई है। जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर एक्शन लिया गया। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो अवैध रूप से संचालित हथियार फैक्ट्री का बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। अवैध हथियारों का व्यापार चल रहा है और इस क्रम में सीएसपी भिंड के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी देहात श्री प्रताप प्रजावत जो टीम है उसके द्वारा रेड किया गया और उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हम लोग को मिली है, जिसमें मौके पर से एक विस्तृत रूप से अवैध हथियार बनाने का एक फैक्ट्री जो संचालित किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें मौके से हम लोग को 10 कट्टे, जिसमें कि 6 चालू हालत में जो रेडी बनाए हुए थे और बाकी अन्य जो अभी बनाने जो उसमें बनाया जा रहा था, इसके अलावा जो पूरी सामग्री है जो हथियार बनाने के लिए यूज की जा रही थी। अब खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव थाना क्षेत्र में जहां टेलीकॉम कंपनी कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। मामला गरौली रोड का बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने कर्मचारियों से पैसों की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 3 आरोपियों के पास से एक थार कार को भी जब्त पुलिस ने कर लिया है। पैसों की मांग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने इस पूरे मामले पर तफ्तीश की। टेलीकॉम कर्मियों से मारपीट का ये पूरा मामला है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और घटना को अंजाम देने के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो थार गाड़ी थी, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
है और आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई है। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और पुलिस का यह कहना कि सख्त से सख्त एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाएगा। जहां टेलीकॉम कर्मियों के साथ मारपीट की बड़ी घटनाक्रम को अंजाम इन 3 आरोपियों की तरफ से दिया गया। पैसों की मांग को लेकर छोटा सा विवाद था और मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। थाना नौगांव क्षेत्र में टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाने के दौरान उनसे पैसों की बात पर विवाद किया गया, पैसा मांगा गया और मारपीट की गई। इसमें 3 आरोपी मोहित गंगेले, इरफान खान और अंजुल सल्लेरे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट पेश किया गया। इन लोगों के पूर्व से भी अपराध में लिप्त होने की सूचना है और इनके अपराध हैं उसी के आधार पर और इस घटना के आधार पर इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया, जहाँ से वो जेल में थे। छतरपुर के टोरिया मोहल्ले में हुए विवाद के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर आज सर्व समाज और व्यापारी संगठनों के आह्वान पर शहर बंद रहा। बंद का असर शहर के प्रमुख बाजारों में देखने को मिला, जहां पर अधिकांश दुकानें बंद रहीं, जबकि कुछ बाजार आंशिक रूप से खुले रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 10 दिन पहले ही हुए इस विवाद के मामले में पुलिस अब तक कांग्रेस नेता समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जेल भेज चुकी है। अब बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम प्रशांत अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन ने आरोपियों के मकानों की नापतौल शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में कुछ मकान शासकीय नजूल भूमि पर बने पाए गए हैं, जिस पर बहुत जल्दी प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि व्यापारियों की तरफ से नाराजगी दर्ज कराई गई किया गया और बंद जब सकारात्मक रूप से सफल रहा तो इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अब व्यापारी वर्ग अड़ा हुआ है। टोरिया विवाद में 13 आरोपी जेल भेजे गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का नाम भी सामने आया है। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। आरोपियों के मकानों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जो यहाँ पर दुकानें हैं जो छतरपुर में बंद रही और अवैध रूप से संचालित की गई हैं, उनमें अब बहुत जल्दी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। जहां टोरिया विवाद में 13 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए व्यापारी वर्गों का कहना कि एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। साथ ही मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई, जहां एक नवविवाहित दंपति ने कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। शनिवार रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। परिजन अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे, लेकिन पत्नी की रास्ते और पति के इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक सागर यादव 4 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या की मुख्य वजह क्या रही है इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजनों का कहना ना तो कोई घरेलू विवाद हुआ था और ना ही परिजनों से किसी तरह किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके तहत अब लगातार इसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर वो मुख्य वजह क्या रही जिसकी वजह से आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम यहां पर दोनों पति पत्नी की तरफ से उठाया गया, क्योंकि पत्नी की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान दम तोड़ दिया पति ने। फिर हुआ घर से खाना खाकर दूसरे घर आ गए हम। इसके बाद थोड़ी देर के बाद बहू भागत आई है कि भैया जहर की गोली खा ली है। अब भागत गए से वह का दिन महूगा नहीं दिखा था, बस फिर वहू का पकड़ो धरो, गाड़ी मंगवा के अजयगढ़ ले गए। कहाँ ले गए थी? अजयगढ़। हाँ, फिर अजयगढ़ सरकारी अस्पताल, फिर वहाँ से इलाज करके कहीं रेफर कर दिया पन्ना का। पन्ना लेकर आके तब बहू की खत्म हो गई, यहाँ सिंहपुर निकल के रास्ते में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बुजुर्ग ने सामने आए भालू को धूल चटा दी। जहां झाड़ियों में घात लगाए बैठे जंगली भालू ने उन पर अचानक से जानलेवा हमला कर दिया था। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में बुजुर्ग के आगे भालू को घुटने टेक नहीं पड़े और वो डर कर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। फिलहाल बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार अब लगाई गई है और ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जंगल में भालू के हमले से सनसनी मची हुई है। ग्रामीणों में डर और भय की स्थिति है। बुजुर्ग ने भालू से सीधी भिड़ंत कर ली। हालांकि बुजुर्ग अभी फिलहाल ठीक बताया जा रहा है।
साहब हम जंगल में रहते हैं, मगर जिंदा हार में झाड़ हो गए रहते तो भाग में हमने क्या हो गया था? वो धीरे हमने तकलीफ पाओ, धीरे धीरे वो आओ है, हमें मगर नजदीक आओ या देख पाओ लेकिन हमला कर दिया। कौन था? भालू। कैसे जान लगी? अच्छा आप बताएंगे कि फिर उन्हें जो हाथ बकलाओ, फिर क्या जैसे भगवान को राव दे भगत है। फिर कहाँ ले गए आपको? हमें बाबा जगह लगे रहे, और वहाँ से सुनने से फरसा दो। क्या कर दिया? किसान घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है और बुजुर्ग का कहना कि वो घात लगाए बैठा था और ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी कई दफा हो चुका है, जहां न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि कई मासूम लोग जंगली भालू की चपेट में आ चुके हैं, उसका शिकार बन चुके हैं। अब वन विभाग इस पूरे मामले पर गुहार लगाई है वन विभाग से कि इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द भालू का रेस्क्यू किया जाए, उसे पिंजरे में कैद किया जाए ताकि किसी मासूम की जान न जाने पाए। अब इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पूरे मामले पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा और जंगली भालू का रेस्क्यू किया जाएगा। बुजुर्ग ने भालू से सीधी भिड़ंत की, जहां जंगल में भालू के हमले से सनसनी मची हुई है और वन विभाग इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहा है, रेस्क्यू की बात कर रहा है और वन विभाग की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि सुरक्षा यहां पर दी जाएगी और किसी भी मासूम की जान जंगली भालू की वजह से नहीं जाएगी। और इंतजार अभी हर किसी को इसी चीज का है कि अब वन विभाग क्या कदम उठाता है। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां राजधानी रायपुर के